हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारियों के बारे में, अब तक हमारी क्लासेस में हम दो बीमारियां पढ़ चुके हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों के केस में मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में मिक्सोइडिमा कोमा जैसी लाइफ थ्रेटनिंग अवस्था हो सकती है और हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में थायराइड स्टॉर्म जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तीसरी और आखिरी बीमारी हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गोइटर। अब बात करते हैं कि गोइटर का मतलब क्या होता है। गोइटर बीमारी का तात्पर्य होता है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ध्यान दें, सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहां इस तथ्य को समझें कि गोइटर नाम का जो डिसऑर्डर है, इसमें बीमारी के अंतर्गत हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाकर खून के अंदर T3 T4 की मात्रा को देखकर गोइटर बीमारी का होना या नहीं होना डिसाइड नहीं करते हैं। यहां पर हम उसके गर्दन के अंदर थायराइड ग्रंथि का जो आकार है, उसकी साइज जो है, उसको देखकर यह निर्धारित करेंगे कि गोइटर बीमारी है या नहीं है। इसलिए हमने बीमारी के अंतर्गत डेफिनेशन में ही लिखा है कि अगर थायराइड ग्रंथि की साइज के अंदर एनलार्जमेंट देखने को मिले तो उसे हम गोइटर के नाम से जानते हैं। अब सिंपल सा तथ्य यह है कि इस बीमारी के अंतर्गत T3 और T4 का लेवल नॉर्मल की तुलना में अधिक होगा या कम होगा, तो डायरेक्टली T3 T4 के लेवल का गोइटर के नाम से कोई संदर्भ नहीं है। T3 T4 कम होने वाले मरीज में भी गोइटर हो सकता है और T3 T4 ज्यादा होने वाले मरीज में भी गोइटर हो सकता है। ये तथ्य हम पहले भी लिख चुके हैं। हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम जब पढ़े थे उसमें भी गोइटर लक्षण लिखा था और हमने हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम में भी गोइटर शब्द लिखा था। तो यहां ध्यान दें, यह दोनों प्रकार के हाइपो और हाइपर वाले मरीजों में एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड मींस गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं इस गोइटर नाम की बीमारी होने के पीछे ईटियोलॉजी के बारे में, मींस कारण क्या क्या हो सकते हैं गोइटर बीमारी होने के। कारण कई सारे होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हो सकता है दैट इज एडिनोमा इन पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान दें, एडिनोमा इन पिट्यूटरी ग्लैंड एक रीजन हो सकता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा कैसे जिम्मेदार होगा, तो सिंपल सा तथ्य है कि अगर पिट्यूटरी में एडिनोमा होगा तो अत्यधिक मात्रा में TSH का निर्माण करेगा, अत्यधिक मात्रा में TSH बनेगा, तो वो सारा TSH जाकर हमारी थायराइड ग्रंथि को लगातार बार बार स्टिमुलेट करेगा, जिससे उसके आकार में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो पहला तो लिख दिया हमने एडिनोमा इन पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा हो सकता है एडिनोमा थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं एडिनोमा इन थायराइड ग्लैंड के बारे में कि अगर थायराइड ग्रंथि के खुद के अंदर ही कोई हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर मींस ट्यूमर हार्मोन सिक्रेटिंग हो या नहीं हो, अगर आपको गोइटर देखना है तो अगर थायराइड ग्रंथि के अंदर कैसा भी ट्यूमर हो, अगर उसमें कोई गांठ बन जाती है तो वह साइज का इंक्रीमेंट जरूर करवाएगा और इसलिए एडिनोमा इन थायराइड ग्लैंड भी साइज इंक्रीमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो हमने इसे भी गोइटर के कारणों के अंतर्गत लिखा है। तीसरा कारण हो सकता है ग्रेव्स डिजीज। तीसरा कारण होने वाला है ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज क्या होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा था हाइपरथायरॉयडिज्म के कारणों के अंतर्गत। यहां पर ग्रेव्स डिजीज का गोइटर से क्या लेना देना है वो समझें। ग्रेव्स डिजीज के अंतर्गत मरीज में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये एंटीबॉडीज TSH के सिमिलर दिखाई देते हैं। ये जाकर TSH रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं और थायराइड ग्रंथि को लगातार कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे लगातार स्टिमुलेशन के मिलने से साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और यह भी गोइटर की वजह हो सकता है। तो इसलिए तीसरा कारण हमने लिखा ग्रेव्स डिजीज। वैसे ध्यान दें, ये तीनों ही कारण जो हमने लिखे ये सभी हाइपरथायरॉयडिज्म के ईटियोलॉजी के अंतर्गत भी थे और ये तीनों अलग अलग कारण जो हैं यह गोइटर पैदा करवाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अन्य कारणों के बारे में। इसके अलावा और कारण हो सकते हैं दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। अगला कारण हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी। अब ध्यान दें कि आयोडीन की कमी हो जाना गोइटर कैसे करवा सकता है, थायराइड का एनलार्जमेंट कैसे करवा सकता है। पहले तो यह तथ्य क्लियर रखें कि आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी शरीर में होगी तो उस पेशेंट में
हाइपोथायरॉयडिज्म होगा या हाइपरथायरॉयडिज्म? तो जवाब होना चाहिए कि आयोडीन नहीं है। तो इसका मतलब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं मिलेगा, तो वह T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, मतलब पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होने वाला है जिसमें T3 और T4 कम होते हैं। अब अगर आयोडीन कम है तो ग्रंथि की साइज क्यों बढ़ गई? उसके पीछे रीजन यह है कि अगर आयोडीन कम है तो फिर ऐसी स्थिति में T3 T4 का निर्माण ज्यादा या कम? तो जवाब होगा कि थायराइड ग्रंथि को आयोडीन मिलेगा ही नहीं, तो T3 और T4 का निर्माण ठीक से नहीं होगा। अब T3 T4 का निर्माण कम हुआ, अगर ब्लड में T3 T4 कम है तो कौन सा फीडबैक जाएगा? तो यहां जाने वाला है पॉजिटिव फीडबैक। अब आती है बात कि पॉजिटिव फीडबैक क्यों गया? पॉजिटिव फीडबैक इसलिए गया क्योंकि खून के अंदर T3 और T4 की मात्रा कम थी। पॉजिटिव फीडबैक जाने से हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या करवा दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH की मात्रा को बढ़ा दिया। अब ये बढ़ा हुआ TSH जाकर क्या करेगा? तो ये बढ़ा हुआ TSH जाकर थायराइड ग्रंथि को बार बार स्टिमुलेट करेगा। बार बार स्टिमुलेट करने से कोशिकाओं की साइज में वृद्धि होने वाली है, इससे थायराइड के आकार में वृद्धि होने वाली है और ये गोइटर करवा सकता है। अब एक और जानने योग्य बात यह है कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH की मात्रा को बढ़ा दिया, अगर थायराइड को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट अगर किया गया है, तो क्या ऐसा होने से T3 T4 की मात्रा बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि T3 T4 बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो आयोडीन के मॉलिक्यूल चाहिए, अगर वो है ही नहीं तो TSH के बढ़ने के बावजूद भी T3 T4 का निर्माण नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा मरीज रहेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म का, जिसमें T3 T4 कम होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म का मरीज रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें गोइटर मींस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड भी देखने को मिलने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी, पूरा रीजन समझें। आयोडीन कम था तो क्या नहीं बना? T3 T4 नहीं बना। T3 T4 नहीं बना तो कौन सा फीडबैक गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव फीडबैक किसको मिला? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या बना दिया? TSH का निर्माण करवा दिया, और ये TSH क्या करने वाला है? थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेशन मिलने से उसकी साइज में एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब आयोडीन डेफिशिएंसी के अलावा पांचवा कारण हो सकता है एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल गोइट्रोजेंस। अब ध्यान दें, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल गोइट्रोजेंस। अब पहले गोइट्रोजेंस शब्द का मतलब समझें। गोइट्रोजेंस शब्द से मतलब है ऐसी खाद्य सामग्रियां या ऐसी वस्तुएं जिसके अत्यधिक इस्तेमाल से गोइटर होने की संभावना बढ़ जाती है, उन्हें हम गोइट्रोजेंस बोलते हैं। गोइट्रोजेंस मतलब गोइटर पैदा करने वाले एजेंट्स, मींस गोइटर पैदा करने वाली खाद्य सामग्रियां, उन्हें हम गोइट्रोजेंस बोलते हैं। और यहां पर अगर उन गोइट्रोजेंस का एक्सेसिव मात्रा में यूज किया जाए, बहुत अत्यधिक मात्रा में इंजेक्शन किया जाए, तो यह गोइटर होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मींस खाद्य सामग्रियां सारी प्राकृतिक ही हैं, तो उन प्राकृतिक खाद्य सामग्रियां जो हैं, जो कि गोइटर पैदा करने की क्षमता रखती हैं, उनका अगर अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए तो भी गोइटर होने की संभावना है। ऐसी खाद्य सामग्रियां क्या हैं, उनके एग्जाम्पल भी समझें। इसमें एग्जाम्पल में है पहला स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा कैबेज एंड स्पाइनच। स्ट्रॉबेरी फ्रूट जो है, कैरेट मतलब गाजर, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, और स्पाइनच मतलब पालक, इनके अत्यधिक इस्तेमाल से भी कुछ व्यक्तियों में गोइटर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इन खाद्य सामग्रियों को गोइट्रोजेंस माना गया है, मींस गोइटर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इन खाद्य सामग्रियों का अगर रेगुलर बेसिस पर अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो गोइटर होने की संभावना बढ़ जाती है। यहां पर हमारे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल ही नहीं है कि अगर हमने एक दिन पालक की सब्जी खा ली तो हमें गोइटर होने के चांस हैं, ऐसा नहीं होता है। रूटीन इस्तेमाल, बेसिक जो अपन इस्तेमाल करते हैं उतने पर नहीं होता है, एक्सेसिव मात्रा में इस्तेमाल करने पर भी
100 में से एक आधे मरीज को ऐसी संभावनाएं देखने को मिली हैं, इसलिए इसे हमने नेचुरल गोइट्रोजेंस का नाम दिया है। क्लियर? ये तो हो गया हमारा इटियोलॉजिकल एस्पेक्ट। इटियोलॉजी के अंतर्गत हमने 5 अलग अलग पॉइंट पढ़े। पहला एडिनोमा इन पिट्यूटरी, दूसरा एडिनोमा इन थायराइड, तीसरा ग्रेव्स डिजीज, चौथा आयोडीन डेफिशिएंसी और पांचवा एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल गोइट्रोजेंस। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गोइटर के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गोइटर। अब टाइप्स जो हैं वह बेसिकली 2 टाइप डिवाइड किए गए हैं गोइटर के। 2 टाइप कौन कौन से हैं वो समझें। पहला तो होता है टॉक्सिक गोइटर और दूसरा होता है नॉन टॉक्सिक गोइटर। ध्यान दें, हमने गोइटर को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहला होता है टॉक्सिक गोइटर और दूसरा होता है नॉन टॉक्सिक गोइटर। यहां टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक नाम रखने का उद्देश्य समझें। जैसा कि अब तक हमने 5 इटियोलॉजी के पॉइंट पढ़े हैं, उस आधार पर आपको यह क्लियर होगा कि गोइटर जरूरी नहीं कि केवल हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीजों में ही हो सकता है ये हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों में भी हो सकता है। तो इसलिए हमने उसी तथ्य को ध्यान में रखकर डिवाइड कर दिया कि अगर गोइटर जो है वह हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीजों में होगा तो उसे हम टॉक्सिक कहेंगे, और हाइपो वालों में होगा तो उसे हम नॉन टॉक्सिक गोइटर के नाम से जानते हैं। तो टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी होता है, मतलब एक्सेस होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में T3 T4 ज्यादा है और फिर उसके बाद अगर साथ में गोइटर भी हो गया है तो उसे हम टॉक्सिक गोइटर कहेंगे। और किसी के अंदर अगर T3 T4 का लेवल कम है और फिर भी साथ में गोइटर हो गया है तो उसे हम नॉन टॉक्सिक गोइटर के नाम से जानते हैं। तो इतना समझ लें कि गोइटर दोनों मरीजों में हो सकता है, हाइपर वाले में भी और हाइपो वाले में भी। अगर हाइपर वाले में होगा तो उसे टॉक्सिक गोइटर कहेंगे और हाइपो वालों में होगा तो उसे हम नॉन टॉक्सिक गोइटर के नाम से जानते हैं। अब टॉक्सिक गोइटर में T3 T4 अधिक होगा। टॉक्सिक गोइटर का मोस्ट कॉमन कॉज किसे मानेंगे? दैट इज द ग्रेव्स डिजीज। कौन सा होने वाला है? ग्रेव्स डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज है। और टॉक्सिक गोइटर कौन से मरीजों में होता है? इट अकर्स इन द पेशेंट ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। नॉन टॉक्सिक कौन से मरीजों में होता है? इट अकर्स इन द पेशेंट्स ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहां पर हमने बेसिक टाइप में बांट दिया, एक होता है टॉक्सिक, एक नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक के केस में 2-3 तथ्य हमने लिखे हैं। पहला, टॉक्सिक वाले में क्या होता है? तो T3 T4 ज्यादा होता है। कौन से मरीजों में? यह हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीजों में होता है। और टॉक्सिक गोइटर का मोस्ट कॉमन कारण कौन सा होता है? तो वो होता है ग्रेव्स डिजीज। क्लियर? तो ये हो गया टॉक्सिक के बारे में। अब बात करते हैं नॉन टॉक्सिक गोइटर के बारे में। नॉन टॉक्सिक के बारे में 2 बातें तो हमने लिखी कि इन मरीजों में T3 और T4 का लेवल कम होता है और साथ ही साथ यह हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों में देखने को मिलने वाला है। अगली जानकारी समझें। नॉन टॉक्सिक गोइटर जो होता है इसके अंदर भी 2 टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। अब नॉन टॉक्सिक गोइटर के 2 टाइप इस प्रकार हैं। पहला तो होता है एंडेमिक गोइटर और दूसरा होता है आइडियोपैथिक गोइटर। अब ध्यान दें, हमने ये जो नॉन टॉक्सिक वाला गोइटर है उसी को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। पहला होता है एंडेमिक गोइटर और दूसरा होता है आइडियोपैथिक। अब दोनों शब्दों का मतलब क्लियर करें। एंडेमिक शब्द का मतलब क्या होता है? एंडेमिक शब्द का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो किसी एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर यह बीमारी होती है तो उसे हम एंडेमिक बीमारी बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर गोइटर जो है वह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले मरीजों में ही दिखाई देता है तो उसे हम एंडेमिक गोइटर के नाम से जानते हैं। एंडेमिक गोइटर कहां पर देखा गया है? ऐसे कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में देखा गया है? तो जवाब होना चाहिए इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में गोइटर होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की मिट्टी के अंदर आयोडीन कम पाया जाता है, जिससे वहां पैदा होने वाले अनाजों के माध्यम से भी
हमें कम आयोडीन प्राप्त होता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में, उन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में गोइटर के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसा गोइटर जो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में होता है उसे हम कौन सा बोलने वाले हैं? उसे हम एंडेमिक गोइटर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं दूसरे आइडियोपैथिक गोइटर के बारे में। आइडियोपैथिक का मतलब ही होता है अननोन। तो अगर की वजह से होता है तो उसे हम आइडियोपैथिक गोइटर के नाम से जानते हैं। मींस पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में हो तो उसे हम एंडेमिक गोइटर कहेंगे। और अगर एक समतल एरिया में रहने वाले, समतल मीन्स अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां अगर समतल एरिया में रहने के बाद भी अगर किसी में गोइटर हुआ है और कोई विशेष इटियोलॉजिकल फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो उसे हम आइडियोपैथिक गोइटर, अननोन कारणों वाला गोइटर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ गोइटर। बेसिकली दो प्रकार, एक टॉक्सिक एक नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक वाले में भी दो प्रकार, एक एंडेमिक गोइटर, एक आइडियोपैथिक गोइटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे टाइप्स के बारे में। देन हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं और यूएसजी मीन्स अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। तो सोनोग्राफी या फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। वैसे सोनोग्राफी वगैरह साइज ऑफ ट्यूमर देखने के लिए करवा सकते हैं। बेसिकली गोइटर बीमारी हम फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता कर सकते हैं कि अगर हम गर्दन के अंदर देखेंगे हमारे अंदर थायराइड अगर नॉर्मल साइज की है तो वह कोई विशेष प्रकार का एलिवेशन, कोई विशेष उभार पैदा नहीं करती है। लेकिन अगर गोइटर बीमारी होती है तो गले में यहाँ बीच में ऐसे स्वेलिंग देखने को मिलती है, उसे हम गोइटर बीमारी के नाम से जानते हैं। तो डायग्नोसिस हो गया। अब हम बात करेंगे इस बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में। अब मैनेजमेंट मीन्स अगर थायराइड ग्रंथि बहुत एनलार्ज्ड हो गई है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। इलाज दोनों प्रकार के अवेलेबल हैं। पहला मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मीन्स कुछ दवाइयों के माध्यम से हम साइज ऑफ थायराइड को कम करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब दवाइयों में क्या क्या मेडिकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहला तो होगा आयोडीन थेरेपी। पहला हम क्या देने वाले हैं? आयोडीन थेरेपी देने वाले हैं। अब आयोडीन थेरेपी गोइटर कम कैसे करवाएगा? तो यहां पर समझना होगा कि आयोडीन थेरेपी गोइटर उसी प्रकार कम करवाएगा जैसे आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हुआ था। ये हमने इटियोलॉजी में लिखा था कि आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर की वजह हो सकता है। कैसे हुआ था? आयोडीन नहीं था तो थायराइड ग्रंथि T3 T4 नहीं बना पाई थी। क्लियर? T3 T4 नहीं बना पाई थी तो कौन सा फीडबैक गया था? पॉजिटिव फीडबैक गया था। पॉजिटिव फीडबैक किसके पास गया था? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया था। एंटीरियर पिट्यूटरी ने किसका निर्माण कर दिया था? इसने TSH का एक्सेसिव मात्रा में निर्माण कर दिया था जिसने थायराइड ग्रंथि को अत्यधिक स्टिमुलेट किया था। अब ऐसे गोइटर का इलाज करने का तरीका, ऐसा रोकने का तरीका, पेशेंट को आयोडीन थेरेपी दे दी जाए। अब अगर इस मरीज को हम बाहर से आयोडीन थेरेपी दे देंगे तो क्या होगा? इसके अंदर T3 T4 की कमी दूर हो जाएगी। कैसे? इसकी थायराइड ग्रंथि में जब भी आयोडीन थेरेपी हम देने वाले हैं वो आयोडीन जब थायराइड ग्रंथि के पास पहुंचेगा तो वह नॉर्मल मात्रा में T3 और T4 का निर्माण करने लग जाएगा। मीन्स T3 और T4 अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। T3 T4 नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे तो कोई विशेष फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और विशेष फीडबैक की अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये नहीं होने वाला है। इसकी वजह से थायराइड को अधिक स्टिमुलेशन फेस नहीं करना पड़ेगा और साथ ही TSH का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमने इस घटनाक्रम को रोकने के लिए हमने इलाज के तौर पर जो है वह आयोडीन थेरेपी दे सकते हैं। तो हमने मैनेजमेंट के अंदर पहला पॉइंट लिखा है मेडिकल मैनेजमेंट में कि हम आयोडीन थेरेपी देकर आयोडीन की कमी को दूर करके वह थायराइड की साइज में जो एनलार्जमेंट हुआ है उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है कि हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी चालू करें। कौन सी आयोडीन थेरेपी? रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी।
अब पहले पॉइंट के अंदर भी हम आयोडीन थेरेपी लिख चुके हैं, दूसरे पॉइंट के अंदर भी हम आयोडीन थेरेपी लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर नाम लिखा गया है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन का मतलब समझें, ऐसा आयोडीन का मॉलिक्यूल, मीन्स इस प्रकार तैयार किया गया आयोडीन का मॉलिक्यूल जो अपने अंदर से विकिरणें छोड़ता हो, जो रेडिएशंस रिलीज करता हो, उसे हम रेडियो एक्टिव आयोडीन के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, रेडियो एक्टिव आयोडीन का मतलब समझना है, ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में आयोडीन ही है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, उसे विशेष तरीके से इस प्रकार बनाया गया है कि उस आयोडीन के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, विकिरणें निकलती हैं, और ऐसे आयोडीन को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन बोलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा विकिरणें निकलने वाला आयोडीन हमारे क्या काम आने वाला है। तो ये जरूर इस काम में आएगा कि जब हमारी थायराइड ग्रंथि के अंदर कोई ट्यूमर हो गया हो, ट्यूमर मीन्स कोई ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन है, कोई गांठ बन गई है, तो आपने ट्यूमर के इलाज के तरीके पढ़े होंगे। ट्यूमर के इलाज के लिए कई बार हम रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। जो कैंसर के मरीज है उसमें रेडियोथेरेपी देते हुए आपने देखा होगा। तो रेडिएशन थेरेपी जो देते हैं उसमें रेडिएशंस क्या करती हैं, वो विकिरणें उस ट्यूमर की कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे कैंसर कोशिकाओं की संख्या कम होती है और वह ट्यूमर की साइज को कम करने में सहायक होता है। क्लियर। अब ट्यूमर को खत्म करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। अब रेडिएशन थेरेपी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है टेलीथेरेपी और एक होती है ब्रैकीथेरेपी। ध्यान दे, रेडिएशन थेरेपी भी दो प्रकार की है, एक टेलीथेरेपी, एक ब्रैकीथेरेपी। अब टेली और ब्रैकी रेडिएशन थेरेपी में अंतर समझें। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को कहीं पर भी गले में या कहीं पर भी सिर में भी ट्यूमर हुआ है। जब ट्यूमर को खत्म करने के लिए दूर रखे गए एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा विकिरणें छोड़ी जाएं और वो विकिरणें आकर उस ट्यूमर के ऊपर गिरें और उसकी कोशिकाओं को नष्ट करें, इस प्रकार की रेडिएशन थेरेपी को हम टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। कौन सी थेरेपी? टेली। टेली मतलब टेलीविजन, टेलीविजन मतलब प्रकाशन। तो यहां पर प्रकाशित की जाती है जब रेडिएशन थेरेपी, तो उसे हम टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। प्रकाशित कैसे? मान लिया मरीज यहां बैठा हुआ है, उसमें कैंसर जहां पर है उस साइट को मार्कर से मार्क कर दिया और फिर दूर से मशीन से विकिरणें डाली गई, जैसे अपन टॉर्च डालते हैं रोशनी पड़ती है, उसी प्रकार रेडिएशंस जब उस दूर से रखे गए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डाली जाती हैं, तो उस प्रकार की थेरेपी को हम टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। अब रेडिएशन थेरेपी देने का दूसरा तरीका जो होता है उसे हम ब्रैकीथेरेपी के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रेडियो एक्टिव ऐसे पदार्थ तैयार किए जाते हैं, मीन्स ऐसी कुछ वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो कि रेडिएशंस को छोड़ती हों, और फिर उन वस्तुओं को शरीर के अंदर ही एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, और शरीर में अंदर जाकर जब वो विकिरणें छोड़ती हैं और वह कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, उन्हें हम ब्रैकीथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो टेली मतलब दूर से रेडिएशंस डाली जाएं, और ब्रैकीथेरेपी ऐसे रेडिएशन छोड़ने वाले पदार्थ शरीर के अंदर ही डाल दिए जाएं और शरीर के अंदर जाकर वो पदार्थ जब रेडिएशन छोड़ते हैं, तो इस प्रकार की थेरेपी को हम ब्रैकीथेरेपी के नाम से जानते हैं। अब इसको कोरिलेट करें। अब यह टेली और ब्रैकीथेरेपी में से हम जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की बात कर रहे हैं वो किस प्रकार की थेरेपी है? ये होने वाली है हमारी ब्रैकीथेरेपी। कौन सी होने वाली है? ब्रैकीथेरेपी। अब क्या करेंगे इसमें वो समझें। मान लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि के अंदर ट्यूमर हो गया है। कहां पर ट्यूमर हो गया है? थायराइड ग्रंथि के अंदर ट्यूमर हो गया है। अब हमने कुछ रेडियो एक्टिव आयोडीन्स तैयार किए हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन का तात्पर्य पहले ही बताया जा चुका है कि ऐसा आयोडीन जो कि रेडिएशंस छोड़ने की क्षमता रखता है। अब यह हुआ कि हमने ऐसा रेडियो एक्टिव आयोडीन तैयार किया, और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन इंजेक्शन के माध्यम से उस पेशेंट के ब्लड में लगा दिया। जो मरीज था जिसमें थायराइड ग्रंथि में ट्यूमर है, उस पेशेंट के अंदर हमने वो रेडियो एक्टिव आयोडीन लगा दिया। अब ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वह उस मरीज के ब्लड में घूमने लगेगा, लेकिन जैसे ही सर्कुलेशन में जाएगा, उस आयोडीन को हमारी बाकी अन्य बॉडी की जो मसल्स हैं वो तो उसे एब्जॉर्ब नहीं करने वाली हैं,
क्योंकि हमारी हाथ की मसल को, हमारी पैर की मसल को, इन्हें आयोडीन का कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं है कि आयोडीन होगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। इन मसल्स को काम करने के लिए आयोडीन नहीं चाहिए था, इन्होंने आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं किया। लेकिन थायराइड ग्रंथि की खासियत होती है कि थायराइड ग्रंथि को T3 और T4 का निर्माण करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। इसलिए जब भी ब्लड में आयोडीन दिखता है तो आपकी थायराइड ग्रंथि उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने पास में रख लेती है। अब होगा ये कि यहां पर थायराइड ग्रंथि धोखा खा जाने वाली है। अब थायराइड ग्रंथि कैसे धोखा खाएगी? थायराइड ग्रंथि चाहती है कि जब भी खून में आयोडीन आए हम उसे कैच कर लें, उसे एब्जॉर्ब कर लें। इस बार जो आयोडीन दिया गया है वो कौन सा आयोडीन है? वो नॉर्मल आयोडीन नहीं होकर कैसा आयोडीन है? रेडियो एक्टिव आयोडीन है। क्या इस बात को थायराइड ग्रंथि पहचान पाएगी या नहीं पहचान पाएगी? तो है तो आयोडीन का मॉलिक्यूल ही, थायराइड ग्रंथि डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि रेडियो एक्टिव है या नॉर्मल है। वो तो आयोडीन दिखेगा तो उसे अपने अंदर खींच लेगा, थायराइड ग्रंथि उस आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमने ये रेडियो एक्टिव आयोडीन लगाया कहां पर था? ब्लड में, लेकिन वह उसे खींचकर अब वो कहां आ चुका है? अब वो आ चुका है थायराइड ग्रंथि के अंदर, और थायराइड ग्रंथि के अंदर आकर अब वह अपने आसपास विकिरणें, अपने आसपास रेडिएशन छोड़ने वाला है। अब थायराइड के अंदर जब आयोडीन पहुंचकर वहां पर रेडिएशन छोड़ेगा तो उस थायराइड ग्रंथि के अंदर जो ट्यूमर है उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे मेटाबोलाइज में डिस्ट्रॉय होने लगेंगी और ट्यूमर की साइज जो है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। तो इस प्रकार रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देकर हम उसके ट्यूमर की साइज को कम करवा सकते हैं, और ट्यूमर की साइज अगर कम होगी तो ऐसी स्थिति में गोइटर की इंटेंसिटी जो है, गोइटर की साइज जो है वो भी धीरे धीरे कम होने वाली है। तो इसलिए हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन लिया। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है आयोडीन 125 और दूसरा होता है आयोडीन 131। ये विशेष नाम है उनकी रेडिएशन छोड़ने की कैपेसिटी के आधार पर। तो यहां पर याद रखें, रेडियो एक्टिव थेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के अंतर्गत दो प्रकार के आयोडीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आयोडीन 125 और दूसरा होता है आयोडीन 131। इन दोनों को इस्तेमाल हम ट्यूमर की साइज को कम करने के लिए एक प्रकार की ब्रेकी थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अगर दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर अगर ये रेडिएशन छोड़ने वाला आयोडीन दे दिया तो क्या उससे अन्य शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं होगा? तो अन्य कोशिकाओं को इतना नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि अन्य कोशिकाएं जो हैं उस आयोडीन को एब्जॉर्ब ही नहीं करती हैं, अपने पास रखती ही नहीं है। आयोडीन को अपने पास रखा किसने? थायराइड ने खींचकर अपने पास रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि उसे T3 T4 बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। लेकिन इस बार जो मिला है वो कौन सा है? रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव आयोडीन वहां पहुंचकर क्या रिलीज करेगा? रेडिएशन, और वह ट्यूमर को धीरे धीरे खत्म करेगा, जिससे गोइटर की अंदर साइज में धीरे धीरे कमी देखने को मिलने वाली है। तो ये हो गए दो प्रकार के हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। या तो हम आयोडीन डेफिशिएंसी में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल आयोडीन ही खिला दें, या फिर जिसमें ट्यूमर हो गया है उनके अंदर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देकर उसकी साइज को कम करवा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहले प्रकार के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का मैनेजमेंट, और हमारा दूसरा मैनेजमेंट होता है दैट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट तो एक ही हो सकता है अगर थायराइड ग्रंथि में एनलार्जमेंट हुआ है, साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये डिस्कंफर्ट पैदा करता है, तो हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट होने प्रोसीजर होने वाला है थायराइडेक्टमी। मींस थायराइड ग्रंथि को ही कट करके रिमूव कर दिया जाए, ये हमारे पास तरीका हो सकता है। गोइटर के इलाज के लिए थायराइडेक्टमी अगर अभी भी किया है तो इस बार भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, उन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखना होगा जो एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान हमें इस मरीज के लिए देनी होती है। कितने थे? 5-6 पॉइंट हमने पढ़े थे। एयरवे मेंटेन करना, सेमी फाउलर पोजीशन देना, ट्रेकियोस्टोमी सेट अवेलेबल रखना, ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना, वॉइस प्रोडक्शन एबिलिटी को देखना, और साथ ही साथ हाइपोकैल्सीमिया के लिए मॉनिटर करना। ये सारे तथ्य हम पिछली क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। थायराइडेक्टमी अगर हुआ है
तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वह सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखना होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके साथ ही हमारा थायराइड ग्रंथि जो है वो पूरा हो चुका है। अब तक हमने प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथियों में ये दूसरी ग्रंथि पूरी तरह से पढ़ ली है। पहला हमने पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में सभी पहलुओं का डिटेल से डिस्कशन किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथि के बारे में, और हमारी तीसरी प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथि का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तीसरी ग्रंथि का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इसके संदर्भ में भी हम उसी प्रकार से डिस्कशन करेंगे जैसे अन्य ग्रंथियों के बारे में करते आए हैं। पहले एनाटॉमिकल एस्पेक्ट, फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, और उसके बाद में हम डिसऑर्डर पोर्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब तो हम पैराथायरॉयड ग्रंथि की एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं। एनाटॉमी का तरीका उसी प्रकार रहने वाला है जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी एंड देन हिस्टोलॉजी। अब ग्रॉस एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी का अंतर हम पहले कई बार समझ चुके हैं। ग्रॉस एनाटॉमी में हम बाहरी आकार प्रकार की बात करते हैं और हिस्टोलॉजी में हम आंतरिक संरचना का डिस्कशन करते हैं। यहां ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी का पहला पॉइंट है हमारा लोकेशन, कि यह पैराथायरॉयड नाम की ग्रंथियां होती कहां पर है। तो ये पैराथायरॉयड नाम की जो ग्रंथियां हैं यह थायरॉयड ग्रंथि के पोस्टीरियर सरफेस पर पाई जाती हैं। मींस थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं। यह टोटल नंबर में 4 होती हैं, 2 सुपीरियर पैराथायरॉयड और 2 इंफीरियर पैराथायरॉयड। ध्यान दें, टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वह 4 हैं, 2 सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्रंथियां और 2 इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्रंथियां। लोकेशन हमने कहा है कि यह थायरॉयड ग्रंथि के पोस्टीरियर सरफेस पर है। जैसा कि हमने थायरॉयड ग्रंथि की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर ये हमारी थायरॉयड ग्रंथि है तो इसके पोस्टीरियर साइड जो होती है, उसका बैक साइड वाली जो सरफेस है, उसमें यहां पर चिपकी रहने वाली 4 जो ग्रंथियां इस प्रकार होती हैं, उन्हें हमने पैराथायरॉयड ग्रंथि का नाम दिया है। उन 4 में से 2 को हमने बोल दिया सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्रंथियां और 2 को हमने बोल दिया इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्रंथियां। तो ध्यान दें, लोकेशन के केस में इतना सिंपल है कि थायरॉयड की पोस्टीरियर सरफेस पर होती हैं, 4 होती हैं, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर। लोकेशन के बाद में ग्रॉस एनाटॉमी के केस में हम आगे दूसरा पॉइंट समझते हैं। लोकेशन के बाद हमारा दूसरा पॉइंट है इस ग्रंथि का कलर। कलर की बात करें तो इस ग्रंथि का कलर हल्का येलोइश ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। मीन्स हल्का येलो और हल्का ब्राउन। तो इसका कलर जो है वह येलोइश ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। कुछ फैटी टिश्यूज डिपोजिशन की वजह से हल्का येलोइश अपीयरेंस आता है, तो कलर येलोइश ब्राउन प्रकार का होता है। कलर के बाद में बात करें इस ग्रंथि के वजन के बारे में, तो इसका वजन होता है 50 मिलीग्राम ऑफ ईच ग्लैंड। क्लियर? प्रत्येक पैराथायरॉयड ग्रंथि का वजन लगभग 50 मिलीग्राम होता है। मीन्स 50 मिलीग्राम की एक है, टोटल 4 ग्रंथियां हैं तो चारों मिलाकर लगभग 200 मिलीग्राम के आसपास होती हैं। एक ग्रंथि का वजन है लगभग 50 मिलीग्राम ऑफ ईच ग्लैंड। अब बात करते हैं इसके डायामीटर के बारे में। मीन्स जो छोटी सी ग्रंथि जो थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस चिपकी हुई है, उस प्रत्येक ग्रंथि का डायामीटर होता है 6 mm इंटू 4 mm इंटू 2 mm। मीन्स लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस की बात करें तो मिलीमीटर में, मीन्स सेंटीमीटर में नहीं है, ध्यान दें, मिलीमीटर में है। तो यह 6 mm इंटू 4 mm इंटू 2 mm की 4 अलग अलग है। हमारा पॉइंट शेप के बारे में, तो इसका शेप जो होता है वह, इसे हम पी शेप्ड भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम मेज शिड शेप्ड भी बोल सकते हैं। तो इसका
आकार या तो एक मक्के के दाने के आकार का होगा या फिर मटर के दाने के आकार का बोल सकते हैं। तो यहां हमने ग्रॉस एनाटॉमी के 5 महत्वपूर्ण तथ्य समझे। ग्रॉस एनाटॉमी में पॉइंट्स को याद रखना है कि ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है, कोई विशेष लॉजिकल तथ्य नहीं है। 5 पॉइंट में पहला लोकेशन हमने पढ़ा, लोकेशन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड है। दूसरा कलर येलोइश ब्राउन कलर का होता है। तीसरा हमने वजन की बात कही, वजन लगभग 500 मिलीग्राम ऑफ ईच ग्लैंड होता है। देन डायामीटर का जिक्र किया, डायामीटर लगभग 6 mm इंटू 4 mm इंटू 2 mm साइज का देखने को मिलता है। और इसका आकार जो है वो या तो मटर के दाने के आकार का या मक्के के दाने के आकार का इसे हम बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे कि ग्रॉस एनाटॉमी के बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी कहें तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी आंतरिक संरचना को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स अगर पैराथायरॉयड ग्रंथि को कट करके आंतरिक संरचना को देखा जाए तो उसके अंदर कौन सी विशेष कोशिका या विशेष संरचना दिखेगी, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हिस्टोलॉजी में जब देखा गया तो पैराथायरॉयड ग्रंथि के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी? सबसे पहली होती हैं चीफ सेल्स और दूसरी प्रकार की होती हैं ऑक्सिफिल सेल्स। क्लियर, ध्यान दें, 2 प्रकार की कोशिकाएं हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि के अंदर पाई जाती हैं। पहली होती हैं चीफ सेल्स और दूसरी होती हैं ऑक्सिफिल सेल्स। अब चीफ सेल और ऑक्सिफिल सेल का फंक्शन समझें। चीफ सेल्स जो होती हैं यह सिक्रीटरी नेचर की होती हैं। कैसी होने वाली हैं? सिक्रीटरी नेचर की होती हैं। और ऑक्सिफिल सेल्स जो होती हैं वह नॉन सिक्रीटरी नेचर की होती हैं। अब सिक्रीटरी और नॉन सिक्रीटरी का मतलब समझें। सिक्रीटरी कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिकाएं जो किसी हार्मोन को सिक्रीट करने की क्षमता रखती हैं, और नॉन सिक्रीटरी मतलब जो किसी हार्मोन का निर्माण करने का काम नहीं करती हैं। तो इसका मतलब नॉन सिक्रीटरी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो तो केवल कैसी कोशिकाएं होने वाली हैं? ये तो केवल सपोर्टिंग सेल्स हैं। जबकि सिक्रीटरी सेल्स जो होती हैं, जो चीफ सेल होती हैं, यह पीटीएच नाम के हार्मोन का निर्माण करने वाली है। पीटीएच मतलब जिसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं, पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जिसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन कौन सी कोशिकाओं से निकला है? तो यह चीफ सेल से निकला है। और इसके अलावा ऑक्सिफिल सेल्स जो होती हैं वह नॉन सिक्रीटरी प्रकार की सेल हैं। यह केवल और केवल सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं। चीफ सेल का सपोर्ट करती हैं हार्मोन्स के निर्माण के अंतर्गत, और चीफ सेल्स जो हैं वह पीटीएच हार्मोन का निर्माण करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आंतरिक संरचना में ये 2 ही पॉइंट याद रखने हैं कि इस पैराथायरॉयड ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है चीफ सेल, दूसरी ऑक्सिफिल। दोनों के फंक्शंस हमने बोर्ड पर लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा हिस्टोलॉजी वाला एस्पेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी हमारे दोनों एस्पेक्ट हो गए, ग्रॉस एनाटॉमी भी और हिस्टोलॉजी भी। अब हम फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे पीटीएच हार्मोन के फंक्शंस। पीटीएच हार्मोन जो हमने पैराथायरॉयड ग्रंथि का एक हार्मोन लिखा, अब इसका हम फिजियोलॉजी मींस फंक्शनल एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि जब पीटीएच हार्मोन पैराथायरॉयड ग्रंथि से रिलीज होता है तो वह क्या फंक्शंस दिखाने वाला है। क्लियर। फंक्शंस को एक एक करके समझते हैं। फंक्शन जो होता है, इसका फंक्शन होता है सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि पीटीएच जो होता है उसका एकमात्र काम यह है कि यह हमेशा सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाना चाहता है। अब सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए वह कौन कौन से ऑर्गन पर जाकर अपना प्रभाव दिखाता है वो हम इसके अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। लेकिन यह जरूर याद रखना है कि शरीर के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जवाब होगा पीटीएच। दिल्ली एम्स के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है? तो जवाब होना चाहिए पीटीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है यह ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करवाता है। अब बात करते हैं कि यह ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाता है
कौन कौन से ऑर्गन्स को जाकर प्रभावित करता है, तो पीटीएच हार्मोन शरीर में 3 ऑर्गन को प्रभावित करता है। अब 3 ऑर्गन कौन कौन से, सबसे पहला तो होता है किडनी, दूसरा होता है बोन्स मीन्स हड्डियों को, और तीसरा होता है इंटेस्टाइन। अब इन 3 अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर अपना प्रभाव डालकर हमारा पीटीएच हार्मोन सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाना चाहता है। तो एक बात तो ये क्लियर कर लें कि इन तीनों के ऊपर प्रभाव जो भी एक्शन करेगा उन सब के फलस्वरूप क्या रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट तो ये मिलेगा कि यह सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाना चाहता है। क्लियर। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन 3 ऑर्गन के ऊपर पीटीएच अपना प्रभाव जरूर डालता है, लेकिन इन 3 में से भी इन 2 के ऊपर तो हमारे हार्मोन का डायरेक्ट प्रभाव है, जबकि इन पर इस हार्मोन का इनडायरेक्ट प्रभाव होने वाला है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखने से अगर समझ नहीं आया है तो अगला तथ्य समझें। जब किसी ऑर्गन पर काम करवाने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए जब पीटीएच हार्मोन खुद जाकर वहां खुद प्रेजेंट रहकर, खुद उपस्थित रहकर अगर कोई काम करवाता है तो उसे हम डायरेक्ट एक्शन कहेंगे, उसे हम प्रत्यक्ष प्रभाव कहेंगे। ये डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रभाव से मतलब है कि हार्मोन खुद गया और उसने जाकर वहां कोई काम किया है, कैल्शियम का लेवल बढ़वाया है, तो उसे हम डायरेक्ट एक्शन कहेंगे। जबकि अगर ऐसा हो कि हार्मोन खुद न जाए, किसी दूसरे प्रोडक्ट को तैयार करे और उस प्रोडक्ट को आगे भेजता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं कहेंगे क्योंकि खुद नहीं गया है, लेकिन किसी और को तैयार करके भेजा है, इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट प्रभाव मानेंगे। तो इनडायरेक्ट प्रभाव कहां पर है, इंटेस्टाइन पर है, और किडनीज और बोन में क्या है, डायरेक्ट प्रभाव है। क्लियर। अब एक एक करके समझते हैं कि किडनी पर इसका क्या एक्शन है, बोन्स पर क्या है, इंटेस्टाइन पर क्या है। तीनों के अंतर्गत हम समझते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द पीटीएच ऑन द किडनी, कि पीटीएच हार्मोन किडनी पर क्या प्रभाव डालता है, इस बारे में बात करते हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन में डीसीटी और सीटी वाले हिस्से पर आपके पीटीएच के रिसेप्टर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे, पीटीएच हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वह नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी और सीटी वाली जगह पर पाए जाते हैं। अब रिसेप्टर से जाकर जब नेफ्रॉन के अंदर पीटीएच हार्मोन बाइंड होगा तो उसका रिजल्ट, उसका एक्शन क्या रहेगा, तो यह पीटीएच हार्मोन कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देना है, यह कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। अगर यह रीएब्जॉर्ब करवाएगा तो मतलब कहां जाएगा, मींस यूरिन में जाने से रोकेगा, रीएब्जॉर्ब करके वापस उसे ब्लड में लाएगा। अगर हमारे नेफ्रॉन में फिल्टर हो चुका कैल्शियम, मींस अगर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जा रहा है, अगर ये हार्मोन जाकर उसे वापस रीएब्जॉर्ब करके लाता है, मतलब यह खून में कैल्शियम बढ़ाता है या कम करता है, तो जवाब होगा कि यह खून में कैल्शियम बढ़ा रहा है। लाया कहां से, यूरिन में जो जा रहा था छन के, उसे रीएब्जॉर्ब करके वापस खींच के लाना, ये पीटीएच का फंक्शन होता है, और इस प्रकार यह सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने में सहायक। क्लियर। तो अगर पूछ लिया जाए, इसी बात को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन द यूरिनरी कैल्शियम, ध्यान से बात को सुने, पीटीएच का यूरिनरी कैल्शियम लेवल पर क्या प्रभाव है, तो आपका जवाब क्या होगा, यह कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है या कम करता है। तो जवाब होना चाहिए कि यह कैल्शियम लेवल को कम करता है। कम क्यों, क्योंकि सवाल पूछा गया कि यूरिनरी कैल्शियम मींस यूरिन के अंदर जो कैल्शियम है उसके ऊपर आपका पीटीएच क्या करता है, तो पीटीएच यूरिन में कैल्शियम जाने ही नहीं देना चाहता है, वह रीअब्जॉर्ब करवा के खून में लाना चाहता है। इसका मतलब पीटीएच हार्मोन ने ब्लड के अंदर तो कैल्शियम लेवल को क्या किया है, ब्लड के अंदर तो कैल्शियम को बढ़ाया है, और वहीं मैं अगर ये पूछूं कि यूरिन के अंदर कैल्शियम क्या होगा, तो यह यूरिनरी कैल्शियम के लेवल को कम करता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन पीटीएच का, जो कि किडनी के ऊपर देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन के बारे में। इसका दूसरा प्रभाव होता है बोन्स के ऊपर। अब बात करते हैं कि हड्डियों पर क्या प्रभाव होगा। अब हड्डियों के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं ऑस्टियोसाइट्स, एक होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट और एक होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स बेसिक कोशिकाएं हैं बोन्स की। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वह कैल्शियम डिपोजिशन करवाती हैं और हड्डियों को मजबूत और स्ट्रांग बनाती हैं, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वह बोन्स का रिसॉर्प्शन करवाती हैं, बोन्स में से कैल्शियम को निकालती हैं और खून में लेकर आती हैं। उन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ध्यान दें, यहां हम तथ्य समझें उससे पहले तीनों प्रकार की कोशिकाओं के नाम क्लियर रखें। एक होती हैं ऑस्टियोसाइट्स, दूसरी होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट और तीसरी होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट। हमारा पीटीएच हार्मोन जो है वह बोन में जाकर ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के फंक्शन को बढ़ावा देता है। कौन सी कोशिकाओं के? ऑस्टियोक्लास्ट। इनका फंक्शन क्या है वो हमने यहां पर डिस्कस किया था, नहीं याद रहा तो वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं यह तो नॉर्मली बेसिक बोन की कोशिकाएं हैं, मींस बोन में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हमने ऑस्टियोसाइट्स बोल दिया। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं खून के अंदर से कैल्शियम को लेकर हड्डियों पर चिपकाने का काम करती हैं। अब अगर मान लिया जाए ये बोन है और अगर ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं खून में से कैल्शियम ला लाकर इसके ऊपर चिपकाएंगी तो बोन कैसी होगी? पतली होगी या मोटी होगी? तो बोन की थिकनेस बढ़ेगी, स्ट्रांगनेस बढ़ेगी। और ब्लड में कैल्शियम कैसा होगा? तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल अगर खून में से कैल्शियम लेकर यहां चिपकाती रहेंगी तो खून में कैसा होगा? तो खून में कैल्शियम कम होगा। वहीं बात करें तीसरे प्रकार की कोशिकाओं की जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल अगर ये बोन है, अगर बोन है तो बोन किसकी बनी है? कैल्शियम की। तो ऑस्टियोक्लास्ट आकर ये करती हैं कि उसके अंदर जमा कैल्शियम को तोड़ने लगता है। कैल्शियम टूटेगा तो हड्डी कैसी होगी? हड्डी पतली होने लगेगी। और कैल्शियम हड्डी में से टूटेगा तो जाएगा कहां पर? ब्लड में जाएगा। इसका मतलब हमारे पीटीएच हार्मोन ने ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं को स्टिमुलेट कर दिया। क्लियर? ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं को स्टिमुलेट कर दिया। ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या करना शुरू कर दिया? रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। मीन्स हड्डियों के अंदर से जमा कैल्शियम को तोड़ तोड़ कर निकालने लग गया, जिससे बोन्स कमजोर होने लगती हैं और खून के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है। तो खून में कैल्शियम आया कहां से? हड्डियों से निकल कर आया। कौन निकाल के लाया? तो पीटीएच हार्मोन निकाल के लाया। पीटीएच हार्मोन ने क्या किया? जाकर ऑस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट कर दिया, जिससे कैल्शियम का रिसॉर्प्शन होने लग गया और खून में बढ़ेगा और हड्डियों में कम होगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रभाव के बारे में। तीसरा प्रभाव होता है इफेक्ट ऑन द इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने अभी शुरू में ही कहा था कि इन 2 ऑर्गन के ऊपर तो हमारा डायरेक्ट प्रभाव था, जबकि एक के ऊपर इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट मतलब किडनी के पास भी पीटीएच के रिसेप्टर थे, खुद पीटीएच गया, रिसेप्टर से जुड़ा और काम करवा के आ गया। क्लियर? बोन्स के अंदर भी पीटीएच के रिसेप्टर थे, पीटीएच गया, बोन्स के अंदर रिसेप्टर से बाइंड हुआ और काम करवा के आ गया। मतलब इन दोनों जगहों पर तो पीटीएच खुद गया था, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर पीटीएच रिसेप्टर नहीं पाए जाते। ध्यान दें, अब हम यहां पर फंक्शन पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वह पीटीएच के जो रिसेप्टर हैं वो नहीं होते हैं। अगर पीटीएच के रिसेप्टर ही इंटेस्टाइन में नहीं है तो क्या पीटीएच जाकर इंटेस्टाइन में बाइंड हो सकता है? तो नहीं हो सकता। बाइंड होने के लिए रिसेप्टर का होना जरूरी था, रिसेप्टर नहीं है तो बाइंड नहीं होगा। तो फिर काम कैसे करता है इंटेस्टाइन पर? तो उसके लिए समझें, पीटीएच हार्मोन जो होता है वह किडनी के अंदर जाकर विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाता है। क्या करवाने वाला है? यह किडनी के अंदर जाकर विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाएगा और यह
एक्टिवेटेड विटामिन डी जो होगा ये पहुंचने वाला है इंटेस्टाइन के पास में। क्लियर? अब बेसिक चीजों को और क्लियर करते हैं कि पूरी घटना हुई क्या है। होता यह है कि इंटेस्टाइन के पास में कोई पीटीएच रिसेप्टर नहीं है। अगर पीटीएच रिसेप्टर नहीं है तो फिर पीटीएच तो जाएगा नहीं इंटेस्टाइन के पास में, वहां खुद जाकर तो कोई काम नहीं कर सकता है। फिर इसने क्या किया, पीटीएच गया किडनी के अंदर। क्लियर? और किडनी के अंदर ब्लड में घूमने वाला जो इनएक्टिव विटामिन डी था, विटामिन डी कहां से बनता है तो सभी जानते हैं कि सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी मिलने वाला है। क्लियर? अब जो विटामिन डी मिला, यहां पर हम एक्टिवेशन पाथवे समझ सकते हैं। हमारे ब्लड के अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। ध्यान दें, हमारे स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज में सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? विटामिन डी बनता कैसे है इस बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम पुराने तथ्य पर जरूर वापस आएंगे। हमने 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हमारे स्किन के अंदर प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी। मींस जब आप बाहर धूप में निकलते हैं, जब सूर्य की किरणें आपकी स्किन पर गिरती हैं तो यह 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का जो पदार्थ है वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा? ये कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोलेकैल्सिफेरॉल क्या होता है तो कोलेकैल्सिफेरॉल इज ए इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी बन तो गया है लेकिन यह एक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब यह काम करने की स्थिति में नहीं है। तो यह कोलेकैल्सिफेरॉल बना है उसे हम विटामिन डी बोल सकते हैं, लेकिन ये कैसा विटामिन डी है? यह इनएक्टिव फॉर्म है। ये बनाया किसने? ये सनलाइट एक्सपोजर से बना। हमारे पास पहले से क्या था? हमारे पास 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल था। सनलाइट गिरी तो किसमें कन्वर्ट हो गया? कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब ये इनएक्टिव जो विटामिन डी है यह पहुंचेगा लीवर के पास में। लीवर के पास पहुंचकर कुछ मेटाबॉलिज्म होगा और यह 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होने वाला है? 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होगा। इट इज आल्सो नॉट द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन से ये खून से घूमता हुआ लीवर के पास गया, लीवर ने उसे मेटाबोलाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक्टिव फॉर्म नहीं है। अब ये जाएगा किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर किसकी उपस्थिति होगी? वहां पर पीटीएच होगा। तो किडनी के अंदर पीटीएच हार्मोन की उपस्थिति में ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हो जाएगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में। डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ध्यान दें, अब जिनको ये पाथवे नहीं समझ में आया, मैं स्टार्ट से वापस बोल रहा हूं, ध्यान दें। सबसे पहले हमारे ब्लड में, हमारे स्किन के अंदर जो खून घूम रहा है नीचे, उसमें सभी व्यक्ति, हमारे सबके पास में कंटेंट प्राकृतिक तौर पर प्रेजेंट है, वो है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। मीन्स 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल अभी मेरी स्किन के अंदर भी सर्कुलेट हो रहा होगा और आपकी स्किन के अंदर भी अभी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब हुआ ये कि अगर हम धूप में निकलते हैं, बाहर सनलाइट एक्सपोजर में आते हैं, तो जैसे ही वो सूर्य की किरणें स्किन पर गिरेंगी तो स्किन के नीचे खून में बहने वाला वो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वह कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है? विटामिन डी है, लेकिन कैसा है? इनएक्टिव है, अभी शरीर में जाकर कोई विशेष काम कर पाने लायक स्थिति में नहीं है। अब आती है बात कि जो ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये बहता बहता खून के माध्यम से कहां पहुंच गया? लीवर में।
अब लीवर ने उस कोलेकैल्सिफेरॉल के ऊपर और फर्दर काम किया और उसे 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब लीवर में जब ये कन्वर्जन हुआ उसके बाद भी ये अभी भी काम कर पाने लायक स्थिति में नहीं है। तो अब ये घूमता हुआ किसके पास गया? किडनी के पास गया। और किडनी में किसकी उपस्थिति में? किडनी के अंदर गया, वहां पर पीटीएच बैठा हुआ था। तो पीटीएच ने उस 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल को 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो पदार्थ बना, किसने बनाया? पीटीएच ने बनाया। कहां बनाया? किडनी के अंदर बनाया। तो ये जो पीटीएच ने किडनी के अंदर ये पदार्थ बनाया है, इसे हम एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बोलते हैं। मतलब अब ये अपना एक्शन दिखा पाने की स्थिति में होने वाला है। क्लियर? अब आती है बात, हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। हमने कहा था कि इंटेस्टाइन पर प्रभाव है पीटीएच का। पीटीएच खुद तो नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर रिसेप्टर नहीं है। इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने एक सैनिक तैयार किया है। सैनिक कैसे तैयार किया है वो हमने पूरा पाथवे पढ़ा। किडनी के अंदर जाकर इस पीटीएच ने एक सैनिक तैयार किया जिसे हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब जब पीटीएच ने उस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को तैयार किया है, अब ये विटामिन डी कहां जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या होंगे वो समझें। मान लेते हैं कि यह आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ये इंटेस्टाइन है। अब हमारा विटामिन डी जब वहां पहुंचेगा तो वह इस इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर एक विशेष प्रोटीन का निर्माण करवाएगा जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब ध्यान दीजिए, यह इंटेस्टाइन की दीवारों में ये जो कंटेंट दिख रहा है, इसका नाम तो हमने रख दिया कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी कि इस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को बनाया किसने? उसे विटामिन डी ने बनाया। अब विटामिन डी को किसने बनाया? तो विटामिन डी को पीटीएच ने बनाया। क्लियर? अब होता यह है कि जब ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन यहां इंटेस्टाइन की दीवारों में बन जाएंगे, अब ये दीवारों में ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बन गए। अब होता यह है कि मान लिया जाए एक व्यक्ति ने 1 ग्लास ऑफ मिल्क का इंजेक्शन किया है। व्यक्ति ने 1 ग्लास मिल्क अगर लिया है तो क्या वो मिल्क बहता हुआ इंटेस्टाइन के अंदर आएगा? सिंपल सी बात है, अगर मिल्क पिया है तो वो आगे बढ़ता हुआ पेरिस्टाल्सिस के माध्यम से इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। अब उस मिल्क के अंदर क्या कैल्शियम है या नहीं है? तो उस मिल्क में, उस खाद्य सामग्री के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। अब ये कैल्शियम जब दूध के अंदर साथ में इंटेस्टाइन के अंदर से जा रहा होगा, तब दीवारों के अंदर बैठे हुए जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है वो इस खाद्य सामग्री के अंदर से कैल्शियम को ढूंढ के अपने साथ में चिपका लेंगे। मीन्स दूध में जितना कैल्शियम होगा उस उतने कैल्शियम को ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन अपने साथ में चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद उसे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे। ये फंक्शन होता है आपके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का। क्लियर? तो पूरा पाथवे ये है कि इंटेस्टाइन में पीटीएच नहीं जा सकता था, तो उसने एक सेनापति, एक सैनिक तैयार किया। वो सैनिक है विटामिन डी। उसने खुद जाने के बजाय अपने सैनिक विटामिन डी को भेज दिया। विटामिन डी गया और जाकर उसने इंटेस्टाइन की दीवारों में ऐसे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स का निर्माण कर दिया। अब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करने के बाद जब भी व्यक्ति खाने का इंजेक्शन करता है, खाना खाता है, उसमें अगर कोई भी कैल्शियम का मॉलिक्यूल हुआ तो तुरंत ये दीवारों में बैठे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन उसे खींच लेते हैं, उसे अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और बाइंड करके उसे एब्जॉर्ब करवा देते हैं और एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में जाता है। तो इस प्रकार हमारा विटामिन डी जो होता है यह डाइटरी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाकर खून में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। क्लियर? तो विटामिन डी ने ब्लड में कैल्शियम कैसे बढ़ाया? विटामिन डी में
विटामिन डी ने डाइट के अंदर आने वाले कैल्शियम्स को एब्जॉर्ब करवा कर खून में लाया है, जिससे ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। तो यहां 3 ऑर्गन पर हमने फंक्शंस पढ़े। पहला ऑर्गन था हमारा किडनी पर प्रभाव। किडनी पर क्या किया, डीसीटी और सीटी पर रिसेप्टर होते हैं, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्ब होकर आएगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा और यूरिन के अंदर कैल्शियम कम होगा। तो यहां हमने लिखा कि यूरिन में कैल्शियम कम होगा और ब्लड में कैल्शियम बढ़ने वाला है। देन हमने पढ़ा बोन्स पर प्रभाव। बोन्स में यह ऑस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती हैं, रिसॉर्प्शन करवाती हैं, और रिसॉर्प्शन का तात्पर्य होता है कि बोन के अंदर से कैल्शियम का टूटना, और कैल्शियम टूटेगा तो कहां आएगा, ब्लड में आएगा, जिससे ब्लड के अंदर तो कैल्शियम बढ़ता है लेकिन हड्डियां पतली और कमजोर होने लगती हैं बोन्स के ऊपर प्रभाव की वजह से। और तीसरा इंटेस्टाइन पर प्रभाव हमने पढ़ा। इंटेस्टाइन पर प्रभाव यह था कि यह विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, विटामिन डी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां जाकर दीवारों में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन डाइट में आने वाले कैल्शियम को बाइंड करके एब्जॉर्ब करवाते हैं, जिससे ओवरऑल प्रभाव यह होता है कि यह सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन होने वाला है। ध्यान दें, हम पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ रहे हैं और पैराथायरॉयड ग्लैंड के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला एस्पेक्ट हमने समझ लिया है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में हमने 5 अलग अलग तथ्य समझे ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत, कि इसकी लोकेशन थायराइड की पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, कलर येलोइश ब्राउन होता है, वजन 50 मिलीग्राम ऑफ ईच ग्लैंड होता है, डायामीटर लगभग 6 mm इंटू 4 mm इंटू 2 mm होता है, और इसका आकार जो है वह मेज सीड शेप मतलब मक्के के दाने के आकार का होने वाला है। फिर हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा कि इसके अंदर 2 प्रकार की सेल हैं, एक है मुख्य कोशिकाएं जिन्हें हम चीफ सेल्स बोलते हैं, और दूसरी होती हैं ऑक्सिफिल सेल्स जो कि सपोर्टिंग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देन हमने पढ़ा पीटीएच हार्मोन के फंक्शन के बारे में। 3 ऑर्गन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखता है और तीनों के ऊपर काम करके यह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना चाहता है। अब बात करेंगे कि पीटीएच हार्मोन जो होता है उसके साथ एक अन्य हार्मोन है कैल्सीटोनिन। ध्यान दें, कैल्सीटोनिन हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड से नहीं निकलता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है यह हमारी थायराइड ग्रंथि के, थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स से निकलने वाला है। कौन सी सेल, पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, जो कि फॉलिकल्स के बाहर पाई जाती हैं, उन पैराफॉलिकुलर सेल्स से कैल्सीटोनिन हार्मोन का निर्माण होता है। हमने पूरा थायराइड पढ़ लिया, उस पूरे थायराइड में हमने T3 T4 हार्मोन का ही जिक्र किया, हमने कैल्सीटोनिन का जिक्र नहीं किया था। तो उस कैल्सीटोनिन का जिक्र हमने वहां पर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम यहां पर उसको पीटीएच से कंपैरिजन करते हुए समझेंगे। तो हमने पीटीएच के फंक्शंस तो समझ लिए, अब हम बात करेंगे कैल्सीटोनिन के फंक्शंस के बारे में। कैल्सीटोनिन कहां बनता है, थायराइड ग्लैंड में, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, तो पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा। अब बात करते हैं कैल्सीटोनिन करता क्या है। इसको समझने के लिए यह तथ्य समझना होगा कि पीटीएच और कैल्सीटोनिन दोनों एगोनिस्ट हैं या एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मींस दोनों एक सेम तरह का काम दिखाते हैं या दोनों विपरीत प्रभाव रखते हैं। तो पता रखें यह एंटागोनिस्ट होते हैं आपस में। एंटागोनिस्ट मतलब बिल्कुल विपरीत प्रभाव रखने वाले हार्मोन होने वाले हैं। क्लियर, एंटागोनिस्ट है तो यह क्या करेगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन चाहता है कि सीरम कैल्शियम लेवल को कम करवाया जाए, जबकि पीटीएच हमेशा चाहता है कि सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़वाया जाए। ध्यान दें, 2 पलड़े हैं, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए 2 हार्मोन काम कर रहे हैं। एक हमेशा चाहता है कि सीरम कैल्शियम बढ़ाया जाए, दूसरा हमेशा चाहता है कि सीरम कैल्शियम लेवल कम करवाया जाए। दोनों के सामान्य व्यक्तियों में सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल बना रहता है, न तो कभी बढ़ जाता है और न ही कभी कम हो जाता है। इसमें दोनों का योगदान है, हम किसी एक का रोल नहीं मानने वाले कि पीटीएच है इसीलिए सीरम कैल्शियम मेंटेन्ड है, यह भी हम नहीं कहेंगे, और कैल्सीटोनिन है इसलिए सीरम कैल्शियम मेंटेन्ड है, यह भी हम नहीं कहेंगे। दोनों का अपना विशेष प्रभाव है।
पीटीएच जहां बढ़ाने में सहायक है, वहीं कैल्सीटोनिन एक्सेस होने से रोकता है और उसे कम करने में सहायक होता है। अब हमने पीटीएच में यह तो समझ लिया कि पीटीएच कैल्शियम का लेवल बढ़ाता कैसे है, वह 3 ऑर्गन पर काम कैसे करता है और कैसे कैल्शियम बढ़ता है वो हमने पढ़ा था। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन कौन से ऑर्गन पर काम करके सीरम कैल्शियम लेवल को कम करवाता है। तो कौन कौन से ऑर्गन होने वाले हैं इसको हम समझते हैं। कैल्सीटोनिन भी 3 ऑर्गन पर काम करता है, वही तीनों ऑर्गन जिनके ऊपर पीटीएच काम करता है। पहला किडनी, दूसरा बोन्स और तीसरा इंटेस्टाइन। तो इन तीनों ऑर्गन के ऊपर कैल्सीटोनिन भी अपना प्रभाव रखता है, लेकिन सेम प्रभाव रखेगा कि उल्टा प्रभाव रखेगा। तो यहां याद होना चाहिए कि दोनों हार्मोन अपने आप में एंटागोनिस्ट हैं, तो बिल्कुल विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। अब विपरीत प्रभाव क्या होगा वो समझें। कैल्सीटोनिन हार्मोन जब भी रिलीज होगा तो यह किडनी के अंदर जाकर कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? यह कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देगा। अब कैल्शियम एक्सक्रीट होगा तो जाएगा कहां पर? यूरिन के अंदर जाएगा, और अगर यूरिन के अंदर जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां आंसर होगा कि किडनी के अंदर कैल्सीटोनिन ने जब कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़वाया तो यूरिन के अंदर तो कैल्शियम बढ़ गया और ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया, क्योंकि ब्लड से निकल निकल के ही यूरिन में जा रहा है, तो ब्लड में तो कम हो जाएगा और यूरिन में उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। ये तो कैल्सीटोनिन का फंक्शन हो गया किडनी के ऊपर। अब बात करते हैं बोन्स पर प्रभाव के बारे में। बोन्स पर प्रभाव होता है, यह ऑस्टियोब्लास्ट नाम की कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है। कौन सी कोशिकाएं? ऑस्टियोब्लास्ट। ध्यान दें, हमारी जो पीटीएच हार्मोन था वो किसको स्टिमुलेट कर रहा था? वो हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट कर रहा था। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करवा रही थी? हड्डियों में से कैल्शियम को तोड़ तोड़ के निकलवा रही थी। यहां पर हमने लिखा है कि हमारी जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है यह ऑस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल का फंक्शन होता है कैल्शियम डिपोजिशन ऑन द बोन्स। कैल्शियम डिपोजिशन ऑन द बोन्स मीन्स हड्डियों पर कैल्शियम जमा करवाता है। अब इस तथ्य को समझें कि हमारा कैल्सीटोनिन जो है वह ऑस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल ये करेंगी कि खून के अंदर से कैल्शियम को लेकर उसे हड्डियों के अंदर जमा करवाएंगी। अगर हड्डियों के ऊपर कैल्शियम चिपकाने लगेंगी ये कोशिकाएं, तो खून में कैल्शियम कैसा हो जाएगा? खून में तो कैल्शियम कम हो जाएगा, और हड्डियां कैसे हो जाएंगी? तो हड्डियां थोड़ी मोटी हो जाएंगी और वह स्ट्रांग हो जाएंगी। ये फंक्शन होता है हमारे कैल्सीटोनिन का। तो इसलिए इसने ऑस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करके कैल्शियम डिपोजिशन करवाया है, और कैल्शियम डिपोजिशन ऑन बोन्स होने से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होने लगता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे तीसरे फंक्शन के बारे में। तीसरा फंक्शन होता है इंटेस्टाइन के ऊपर। अब इंटेस्टाइन के अंदर फंक्शन यह होता है कि कैल्सीटोनिन डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। अब इसका तात्पर्य समझें। जैसे हमारा पीटीएच हार्मोन विटामिन डी को एक्टिवेट करके भेजता था जीआईटी ट्रैक्ट में, और वहां पर जाकर डाइट में आने वाले कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता था, वहीं कैल्सीटोनिन बिल्कुल उल्टा प्रभाव रखता है। यह जीआईटी में जाकर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अब अगर आप डाइट में कितना भी कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन कैल्सीटोनिन जाकर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा, उसके एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देगा, तो फिर खून में कैल्शियम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो खून में कैल्शियम बढ़ेगा नहीं। इस प्रकार इंटेस्टाइन पर प्रभाव डालकर भी कैल्सीटोनिन हार्मोन सीरम कैल्शियम लेवल को कम करवाने का काम करने वाला है। क्लियर? तो ये थे हमारे कैल्सीटोनिन और हमारे पीटीएच। दोनों की टारगेट साइट बिल्कुल सेम है।
दोनों के दोनों हार्मोन किडनी, बोन और इंटेस्टाइन पर ही काम करते हैं। एक जहां सब जगह जाकर कैल्शियम को इंक्रीज करवाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरा हार्मोन सब जगहों पर जाकर सीरम कैल्शियम लेवल को कम करवाने की कोशिश करने वाला है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने पैराथायरॉयड ग्रंथि का एनाटॉमिकल पोर्शन और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल पोर्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैराथायरॉयड ग्रंथि से संबंधित बीमारियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान दें कि पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस जो हैं उनको भली भांति याद रखना जरूरी है। हमने फंक्शंस के तौर पर 3 अलग अलग पॉइंट लिखे थे। फंक्शन में हमने लिखा था कि यह सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़वाता है, यह किडनी, बोन्स और इंटेस्टाइन में फंक्शन करता है। तो जो फंक्शन हमने यहां पर पढ़े थे ये आप जरूर याद रखें। हम नेक्स्ट क्लास में जब इससे संबंधित बीमारियों का जिक्र करेंगे तो वहां पर यह काम में आने वाला कि जो फंक्शन है वह किस प्रकार बीमारियों में प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैराथायरॉयड ग्रंथि से संबंधित बीमारियां डिस्कस करने वाले। क्लियर? धन्यवाद।